हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सही बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है उपसंस्कृति तथा प्रतिसंस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है। ऑप्शन बी है उपसंस्कृति तथा प्रतिसंस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है। ऑप्शन सी है उपसंस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रतिसंस्कृति अस्वीकृत होती है। एंड ऑप्शन डी है उपसंस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु जो प्रतिसंस्कृति है वो स्वीकृत होती है। तो यहाँ पर क्या सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उपसंस्कृति है वो स्वीकृत होती है लेकिन जो प्रतिसंस्कृति है वो अस्वीकृत होती है। उपसंस्कृति को सब कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब कल्चर कहा जाता है। और जो प्रतिसंस्कृति है उसको काउंटर या फिर कॉन्ट्रा कल्चर कहा जाता है। काउंटर कल्चर या फिर कॉन्ट्रा कल्चर प्रति संस्कृति को कहा जाता है। अब उपसंस्कृति क्या है? ठीक है, किसी मुख्य संस्कृति में, जैसे भारतीय जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, ये मुख्य संस्कृति हो गई। ठीक है, अब इसमें उपसंस्कृति कौन कौन सी हो जाएगी? ठीक है, पहले ऐसे समझ लेते हैं। मुख्य संस्कृति के अंतर्गत, ठीक है, मुख्य संस्कृति के अंतर्गत कोई लघु संस्कृति या कोई विशिष्ट संस्कृति जब डेवलप्ड हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो उसको ही क्या कहते हैं? उपसंस्कृति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं, इंडियन कल्चर जो है वो मुख्य संस्कृति है और इसके ही अंदर जैसे बंगाली कल्चर हो जाता है ना, बंगाली संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, गुजराती संस्कृति, ये सभी क्या हो जाएंगी? उप संस्कृतियाँ हो जाएंगी। और जो मुख्य संस्कृति होती है, इंडियन कल्चर जैसे हो गया, वो जो उप संस्कृतियाँ हैं जैसे बंगाली संस्कृति है, पंजाबी संस्कृति है, इनका विरोध नहीं करती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो मुख्य संस्कृति होती है वो उप संस्कृति का विरोध नहीं करती है। लेकिन जब प्रति संस्कृति की बात आती है, ठीक है, तो जो प्रति संस्कृति होती है वो उप संस्कृति का क्या है? उसके पूरे विपरीत है। प्रति संस्कृति के जो विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, प्रतिमान होते हैं, ये सभी मुख्य संस्कृति के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, विरोधाभासी होते हैं। और इस वजह से जो मुख्य संस्कृति होती है वो इनका क्या करती है? प्रति संस्कृति का क्या करती है? विरोध करती है। अब प्रति संस्कृति में एग्जाम्पल्स के लिए गैंग रख लो, अघोरी जो होते हैं उनको इन सभी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। एंड प्लेलिस्ट के फोल्डर में एक स्टेटस रोल एंड कल्चर नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें कुछ वीडियोस हैं, उनमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि उपसंस्कृति क्या हो गई, प्रति संस्कृति क्या होती है, सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है ना, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, बहुल प्रस्तुति क्या होती है, बहुल भूमिका क्या है, भूमिका ग्रहण क्या है, भर्ती की भूमिका क्या होती है, इन सभी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्लस इन सभी से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एंड आपके वो चाहे एग्ज़ाम्स आपका नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी को वहाँ पर कराया गया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श समाज कहेंगे, गतिशील समाज कहेंगे, बंद समाज कहेंगे या फिर खुला समाज कहेंगे? तो यहाँ पर ये कैसा समाज होगा? खुला समाज, ओपन सोसाइटी होगा। ठीक है, ओपन सोसाइटी होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकेवर द्वारा प्रयोग की गई हैं? समुदाय को परिभाषित करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषताओं का प्रयोग मैकेवर ने किया है? समान धर्म, हम की भावना, समान भाषा, समान क्षेत्र है। तो किनका प्रयोग मैकेवर ने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम की भावना और समान क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय का उदाहरण ये गांव और जनजाति को बताते हैं, ठीक है। जो समुदाय है उसका उदाहरण किसको बताते हैं कि समुदाय, गांव एक समुदाय है, जनजाति को समुदाय बताते हैं। और जो समुदाय के आधार बताते हैं मैकेवर एंड पेज, दो आधार है, स्थानीयता और सामुदायिक भावना, ठीक है। स्थानीयता और सामुदायिक भावना, जो सामुदायिक भावना है और स्थानीयता है, ये दोनों ही क्या हैं? समुदाय के आधार हैं। और बोगार्ड्स ने क्या कहा है? अगर हम बोगार्ड्स के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि उन्होंने कम्युनिटी के बारे में क्या कहा, तो वो कहते हैं कि एक ऐसा समूह जिसमें कि हम की भावना और जो निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें हम की भावना पाई जाती हो समूह में और वे समूह एक निश्चित क्षेत्र में रहते हों, वो समुदाय कहलाता है। ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास, लघु और वृहद परंपरा मैकम मेरिट, ब्राह्मणीकरण अयप्पन, संदर्भ समूह पेरेटो। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास, लघु एवं वृहद परंपरा मैकम मेरिट, ब्राह्मणीकरण का जो कॉन्सेप्ट है अयप्पन ने दिया था, ठीक है, वर्ड यूज़ किया था। और जो एम.एन. श्रीनिवास हैं वो संस्कृतिकरण से पहले ब्राह्मणीकरण ही शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद वो संस्कृतिकरण का शब्द का यूज़ करते हैं एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है। और जो संदर्भ समूह है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले अगर संदर्भ समूह की बात की जाए तो किसने की थी? हाइमन ने की थी। इनकी बुक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस इनकी हाइमन की बुक का नाम है। इन्होंने सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप का यूज़ किया हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? किंग्सले डेविस, E.H. सदरलैंड, R.K. मर्टन, W.E. मुरे ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? R.K. मर्टन हो जाएगा। मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और मर्टन का ही एक स्टेटमेंट आता है कि समाज में ही विचलन के गुण छिपे होते हैं, ऐसे करके पूछते हैं। तो किसका कहना है? मर्टन का कहना है समाज में ही विचलन के गुण छिपे होते हैं। और इन्होंने अमेरिकी सामाजिक संरचना का अध्ययन किया था और विचलन का सामाजिक सांस्कृतिक जो विश्लेषण है वो इन्होंने दिया है। विचलन का सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण ऐसे करके आए तो भी मर्टन ने किया है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से पूछा जाए तो भी इन्होंने कहा है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, समाज में ही विचलन के गुण छिपे होते हैं, ये मर्टन का कहना है, ठीक है। और रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी इन्होंने बात की थी। तो रेफरेंस ग्रुप होता क्या है कि जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है पर उस समूह का व्यक्ति क्या बनना चाहता है? सदस्य बनना चाहता है। रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह है क्या? जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है पर वह सदस्य बनना चाहता है। और जो संदर्भ समूह के आधार हैं वो दो आधार इन्होंने दिए थे, आकांक्षा और दूसरा सापेक्षहीनता, ठीक है। आकांक्षा हो सकता है एक बताया उन्होंने और दूसरा सापेक्षहीनता की बात की। सापेक्षहीनता मतलब व्यक्ति संदर्भ समूह को अपने जो जिस ग्रुप का वो मेंबर है, ठीक है, संदर्भ समूह को अपने समूह से अच्छा उच्च समझता है और अपने समूह को क्या समझता है? निम्न समझता है। तो ये सापेक्षहीनता की उन्होंने ये बात की हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मर्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है? औद्योगिक समाज की जो विशेषता है स्पेंसर ने किसे बताया? ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग और असहयोग है ऑप्शंस में।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐच्छिक सहयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराध की क्लासिक जो व्याख्या है निम्न में से किस विद्वान ने प्रस्तुत की। क्लासिकल व्याख्या है, क्लासिक या शास्त्रीय व्याख्या ऐसे भी पूछ सकते हैं। अपराध की शास्त्रीय व्याख्या किसने दी है? बेकेरिया है, मर्टन है, सदरलैंड है, फ्रायड है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकेरिया हो जाएगा या बेकैरिया हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी होता है लिखा हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बेंथम फ्यूरबेक भी हैं, ठीक है, बेकेरिया के अलावा बेंथम फ्यूरबेक भी हैं शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित समर्थक जो हैं। और सबसे पहले अगर पूछा जाए अपराध का जो शास्त्रीय व्याख्या है, शास्त्रीय अपराध का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेकेरिया का ही नाम आएगा, ठीक है, उन्होंने ही दिया था। और ये जो सिद्धांत है वो क्या मानता है, किस पर मतलब कि इसने जोर दिया है कि जो व्यक्ति है वो जो अपराध करता है वो सुख को प्राप्त करने के लिए ही अपराध करता है, ठीक है। तो व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए अपराध करता है, तो ये सिद्धांत दिए जा सकते हैं कि किस सिद्धांत की मान्यता है। तो ये याद रखिएगा, शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत इस बात को मानता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भावी सामाजिक भूमिका से संबंधित दायित्वों, अधिकारों, मनोभावनाओं तथा व्यवहारों को सीखने तथा उसके लिए तैयारी करने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहेंगे। भावी सामाजिक भूमिका से संबंधित दायित्व, जो अधिकार है, मनोभावनाओं, व्यवहारों को सीखने या उसकी तैयारी करने की जो प्रक्रिया है, इनमें से क्या कहलाएगी वो। ऑप्शन है समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, विसमाजीकरण या फिर पुनर्समाजीकरण। समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, विसमाजीकरण या फिर पुनर्समाजीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगी, पूर्वाभासी समाजीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है पूर्वाभासी समाजीकरण का, किसने दिया है, सबसे पहले मर्टन ने दिया है। और पूर्वाभासी समाजीकरण को प्रत्याशीय समाजीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। प्रत्याशीय समाजीकरण या पूर्वाभासी समाजीकरण दोनों एक ही है। सबसे पहले जो अवधारणा है वो मर्टन ने दी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया को 4 मूलभूत प्रकारों प्रतियोगिता, संपर्क, समायोजन और सात्मीकरण में किस विद्वान ने वर्णन किया है। संपर्क, प्रतियोगिता, समायोजन और सात्मीकरण में ऑप्शंस हैं गिलिन, वॉन वीज, एच बुकर, पार्क एंड बर्गेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्क एंड बर्गेस। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यह किस विद्वान का मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक था, फिर मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक परिवार का मिश्रण हुआ और बाद में पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया। इम्पॉर्टेंट है, पहले परिवार कैसा था, मातृसत्तात्मक था, फिर मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवारों का मिश्रण हुआ और बाद में पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया। ऑप्शंस है टाइलर, वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, फ्रेजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइलर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने, टाइलर ने परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत टाइलर ने दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हों, तो ऐसा जो विवाह है, जो ऐसा परिवार होगा वो क्या कहलाएगा। प्रजनन मूलक परिवार, बहुपति विवाही परिवार, समूह विवाही परिवार या फिर बहुपत्नीय परिवार।
कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष या सब स्त्रियों के समान रूप से वो क्या हों, पति हों, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? तो ये समूह विवाह परिवार कहलाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉर्गन ने वर्गात्मक संबंध के आधार पर, मॉर्गन ने वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर परिवार के जो उद्विकास है, जो परिवार का उद्विकास हुआ है उसके 5 स्तरों की बात की है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर किया है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर परिवार का उद्विकास जो हुआ है उसके 5 स्तर बताए हैं। पहला उन्होंने बताया समरक्त परिवार, पहला क्या है, समरक्त परिवार। दूसरा है समूह विवाह परिवार, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, समूह विवाह परिवार। तीसरा युगल परिवार, ठीक है, तीसरा क्या है, युगल परिवार। चौथा हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है, 4th नंबर पर पितृसत्तात्मक परिवार। 5th नंबर पर एक विवाह परिवार, 5th नंबर पर क्या हो जाएगा, एक विवाह परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर समूह विवाही परिवार ऐसे स्टेटमेंट देकर पूछा गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंद्रे बेते ने भारत के एक गांव तंजौर जिले के अग्रहम यानी कि शिवपुरम में स्त्रीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन प्रस्तुत किया? धर्म, संपत्ति एवं सम्मान, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति, धर्म, जाति एवं संपत्ति, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। भारत के एक गांव तंजौर जिले के अग्रहम श्रीपुरम में स्त्रीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेत्ते ने, आंद्रे बेत्ते ने भारतीय समाज का अध्ययन किया था और जो वेबर का त्रिस्तरीय मॉडल है उसके आधार पर किया था, और 3 स्त्रीकरण के ये जो 3 आधार हैं उनकी इन्होंने बात की थी। कास्ट, क्लास एंड पावर इनकी बुक भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछते हैं कॉन्सेप्ट में, स्टेटमेंट में कि किसने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का जो यूज़ है, प्रयोग है, वो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया है। ठीक है, तो आंद्रे बेत्ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्दों की रचना किसने की है? जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्दों की रचना किसने की है? ऑप्शंस हैं माल्थस, थॉमसन, मॉर्गन, गुडे एंड हॉट। माल्थस, थॉमसन, मॉर्गन, गुडे एंड हॉट हैं। समाजशास्त्रीय, जनांकिकीय या सोशोलॉजी, डेमोग्राफी, इससे रिलेटेड आपके नेट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको एक वीडियो मिलेगी समाजशास्त्रीय जनांकिकी या सामाजिक जनांकिकी से रिलेटेड, उसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कराए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके नेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमसन हो जाएगा। जनसांख्यिकीय जो संक्रमण है, इसके साथ थॉमसन के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, नोटेस्टेन। ठीक है, उन्होंने दिया था सिद्धांत। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो एक समाज है, सोसाइटी का जो विकास है, ठीक है, समाज के विकास के साथ साथ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, ठीक है, समाज का जब विकास होता है, समाज के विकास के साथ साथ उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर से सामान्य जो ग्रामीण अशिक्षित समाज है उससे नगरीय औद्योगिक शिक्षित समाज में जब समाज रूपांतरित होता है उसकी इन्होंने बात की है। और फिर वो इसको रिलेट करते हुए कहते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो सामाजिक आर्थिक विकास के बीच में क्या है, जो जनसंख्या वृद्धि है वो और जो सामाजिक आर्थिक विकास है समाज का, इसके बीच में क्या बताया है इन्होंने कि संबंध है, इनके बीच में क्या है, संबंध की इन्होंने बात की है।
ठीक है। तो समाज का विकास जब होता है, समाज के विकास के साथ साथ ही उच्च जन्म दर है, फिर उच्च मृत्यु दर है, फिर उससे निम्न जन्म दर आई अवस्था, फिर निम्न मृत्यु दर की आई। सामान्य जो ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण अशिक्षित समाज से नगरीय समाज, औद्योगिक शिक्षित समाज में जब समाज रूपांतरित होता है तो उसकी बात इन्होंने की। और फिर इसी से रिलेट करते हुए कहते हैं जनसंख्या वृद्धि और जो सामाजिक आर्थिक विकास है, इन सभी के बीच में क्या है, संबंध पाया जाता है। ऐसे करके पूछ सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक आर्थिक विकास के बीच में क्या है, संबंध पाया जाता है, किसने कहा है? तो थॉमसन हो जाएंगे, थॉमसन एंड नोटेस्टेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। ऑप्शन है मार्क्स, ऑकबर्न, डॉक्टर सरन, लेपियर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता है तो समाज नहीं होता? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मेलानोव्स्की, अगस्त कॉम्ट, ऑकबर्न। भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता समाज का आधार है और यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। कार्ल मार्क्स, मेलानोव्स्की, अगस्त कॉम्ट, ऑकबर्न ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग क्या है, अधोसंरचना क्या है, अधिसंरचना क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने जो दिया है वो क्या है, जो इनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जो अवधारणा है वो क्या है, इन सभी के बारे में आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स से संबंधित जो अवधारणाएं और जो इनसे रिलेटेड MCQs बनते हैं, उन सभी को उन वीडियोस में कराया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक अराजकतावाद का जनक किसे माना जाता है? हीगल, जोसेफ प्रोधो, JF मैक्लिनन या फिर इनमें से कोई नहीं? राजनीतिक अराजकतावाद का जनक हीगल, जोसेफ प्रोधो, JF मैक्लिनन या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ प्रोधो हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। अवधारणा का संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। MN श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है। MN श्रीनिवास का एक और कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति की अवधारणा। ये आपके एग्जाम्स में पूछी ही जाती है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में मिल जाएगा। MN श्रीनिवास की अवधारणाएं करके उनमें इन दोनों पर ही अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। कॉन्सेप्ट आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। प्रभुत्व जाति की विशेषताएं या प्रभुत्व जाति के लक्षण ऐसे करके पूछा जाता है। कौन सी बुक में उन्होंने ये अवधारणा दी है ये भी पूछा जाता है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या हैं ये पूछा जाता है। संस्कृतिकरण की कैसी प्रक्रिया है ऐसे करके पूछते हैं। किस बुक में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी ये पूछा जाता है। कहाँ पर उनका अध्ययन रहा है ये ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उन्हें आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको पहले भी बताई जा चुकी है, उन्हें भी देख लेते हैं। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड एक है, ठीक है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। नेक्स्ट है द रिमेंबर्ड विलेज, ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगी? द रिमेंबर्ड विलेज। नेक्स्ट है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है द डोमिनेंट कास्ट,
ठीक है, क्या हो जाएगी, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, इसमें डोमिनेंट कास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, एम.एन. श्रीनिवास की जो बुक्स हैं वो हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है, इनमें से कौन सी एक बुक है जो कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। बुक्स हैं एन इंडियन विलेज, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। एन इंडियन विलेज, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा द कमार इनकी बुक है, एस सी दुबे की, द कमार एस सी दुबे की बुक है। इंडियन विलेज है एस सी दुबे की बुक, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस यही ये बताए गए हैं, ठीक है, ये इनकी एस सी दुबे की बुक्स हो जाएंगी। एसेस और मॉडर्नाइजेशन है एक करके बुक। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया बुक है एम.एन. श्रीनिवास एस सी दुबे की, क्या है बुक का नाम है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और इंडियन सोसाइटी किसकी है, ये सभी एस सी दुबे की बुक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने दमनात्मक समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण की बात की है। समाजीकरण के प्रकार, सहभागी समाजीकरण और दमनात्मक समाजीकरण, अब किसने किया है, ये जो प्रकार है वो किसने दिए हुए हैं। ऑप्शंस है विल्बर्ट मुरे, ब्रूम एंड सेल्जनिक, सिगमंड फ्रायड, मीड। समाजीकरण के दो प्रकार, दमनात्मक समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण, ऐसे भी पूछ सकते हैं। विल्बर्ट मूर, ब्रूम एंड सेल्जनिक, सिगमंड फ्रायड, मीड ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो दमनात्मक समाजीकरण है वो माता पिता केंद्रित समाजीकरण भी इसको कहते हैं। ब्रूम एंड सेल्जनिक दमनात्मक समाजीकरण को माता पिता केंद्रित समाजीकरण भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। सहभागी जो समाजीकरण है वो संतान केंद्रित समाजीकरण है, उसको क्या बोलते हैं, संतान केंद्रित समाजीकरण। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं माता पिता केंद्रित समाजीकरण और संतान केंद्रित समाजीकरण की बात किसने की है, तो ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऐसा किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है। जो धर्म है वो मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है। ऑप्शंस हैं C.A. एलवुड, H.D. क्रिक, दुर्खीम और वेबर। C.A. एलवुड, H.D. क्रिक, दुर्खीम और वेबर ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C.A. एलवुड। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष आपसी अंतःक्रिया का वह प्रकार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे का विनाश कर या फिर अप्रभावी बनाकर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह तर्क है। ऑप्शंस हैं J.H. फिक्टर, बोगार्डस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। जो संघर्ष है वो आपसी अंतरक्रिया का ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक जो व्यक्ति हैं वे एक दूसरे का विनाश करके या फिर अप्रभावी बनाकर उन्हें समाप्त करने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। और ये कहना किसका है, फिक्टर है, बोगार्डस है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, J.H. फिक्टर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने सांस्कृतिक वस्तु को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कहा है, इकाई माना है। सांस्कृतिक वस्तु को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई किसने माना है। ऑप्शंस है हर्स्कोविट्स, पार्सन्स, रॉबर्ट बियरस्टेड, क्रोबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सोसाइटी इन इंडिया
ऑप्शन से D.N. मजूमदार, D.P. मुखर्जी, N.K. बोस, डेविड जी मेडलबॉम। सोसाइटी इन इंडिया इंपॉर्टेंट बुक है, तो डेविड जी मेडलबॉम हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डेविड जे मेडलबॉम। नेक्स्ट है, पार्क एंड बर्गेस के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक दशा है। पार्क एंड बर्गेस ने सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक दशा कौन सी बताई है? संपर्क को बताया है, संचार बताया है, स्थिति को बताया है, या फिर संपर्क और संचार इन दोनों को ही बताया है सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक दशा, या संपर्क के जो सामाजिक अंतरक्रिया है उसके आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपर्क और संचार, यानी कि ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सात्मीकरण के दो प्रकार, आंशिक सात्मीकरण और पूर्ण सात्मीकरण किसने बताए हैं? विलियम जे गुडे, ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, न्यूमेयर ऑप्शंस में हैं। सात्मीकरण के दो प्रकार हैं, आंशिक सात्मीकरण तथा पूर्ण सात्मीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम जे गुडे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सात्मीकरण कैसी सामाजिक प्रक्रिया है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और जो सात्मीकरण है, ये जो अवधारणा है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट पार्क ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले से वस्तु, या फिर उपयुक्त सभी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, या फिर ये सभी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? बुक्स हैं, चलिए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमॉर्क, द मदर्स मीड, प्रिमिटिव सोसाइटी, R.H. लोवी, एशियन सोसाइटी, L.H. मॉर्गन। वेस्टरमार्क है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क, द मदर्स मीट, प्रिमिटिव सोसाइटी, R.H. लोवी, एशियन सोसाइटी, L.H. मॉर्गन। तो द मदर्स हो जाएगा, ठीक है। द मदर्स किसकी बुक है? ब्रिफॉल्ट की है। द मदर्स किसकी है? आर ब्रिफॉल्ट की है। और ब्रिफॉल्ट ने मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया था, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित ब्रिफॉल्ट ने मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक बच्चे को समाज में वैध स्थान प्राप्त होता है, जो सामाजिक अर्थों में वंशावली द्वारा निर्धारित होता है। विवाह को सामाजिक व्यवस्था माना जिसके जरिए बच्चे को समाज में एक वैध स्थान मिलता है, जो सामाजिक अर्थों में वंशावली द्वारा निर्धारित है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, रॉबिन फॉक्स, AC मेयर। रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, रॉबिन फॉक्स, AC मेयर ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका ये कहना है? रेडक्लिफ ब्राउन का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा कि जो सामाजिक संरचना है उसको मूर्त बताते हैं, व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। सामाजिक संरचना क्या है? व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। गतिशीलता सामाजिक संरचना में पाई जाती है, इसका इनका मानना है। और ये क्या कहते हैं, जो संरचना, जो सामाजिक संरचना के जो पार्ट्स हैं, अंग की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है, वो पारस्परिक संबंध ही सामाजिक संरचना का क्या है? अंग है, ठीक है। और रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लेवी स्ट्रॉस, मर्टन, पार्सन्स, वेबर, मार्क्स, देरेदा, गारफिंकल, ठीक है, शुट्स हो जाएगा, मीड हो जाएगा, ब्लूमर हो जाएगा, गॉफमैन है, अल्थ्यूज़र है, ग्रामसी है। इन सभी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। प्लेलिस्ट के फोल्डर्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर फर्स्ट जो पेज है ना, वो फोल्डर, उस पर ही लिखा हुआ है। जैसे कि उसमें रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लेवी स्ट्रॉस, मर्टन, पार्सन्स ऐसे करके दिया हुआ है। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, उन सभी को वहाँ पर कराया गया है और एक्सप्लेन भी किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? ऑप्शंस हैं GS घुरिये, MN श्रीनिवास, SC दुबे, NK दत्ता। अंतःविवाह की जो विवेचना है जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में किसने की है? तो यहाँ पर GS घुरिये हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने, इनकी जो बुक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन घुरिये की बुक है, इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, पूछ दिया जाएगा जो GS घुरिये हैं उन्होंने किन विशेषताओं की बात की है या फिर किन की बात नहीं की है। तो वो देख लेते हैं। जो 6 विशेषताएं हैं, पहली बताते हैं समाज का खंडात्मक विभाजन। पहली क्या है? समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा है संस्तरण, दूसरा क्या हो जाएगा? संस्तरण। तीसरा भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा हो जाएगा विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, ठीक है, विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। पांचवी है पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ठीक है, पेशों के व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। एंड लास्ट में विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है उसकी इन्होंने बात की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। इन सभी विशेषताओं को आपको याद करना है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार प्रथाएं व कानून नैतिक विचारों पर आधारित होते हैं? जो प्रथाएं हैं, कानून हैं, वे नैतिक विचारों पर आधारित हैं तथा अपराध व्यवहार ऐसे प्रतिमान हैं जो समाज द्वारा अपराध माने जाते हैं। ऑप्शंस है बोंगर, मावरर, रेकलस, वेस्टरमार्क। बोंगर, मावरर, रेकलस, वेस्टरमार्क ऑप्शंस में हैं। इम्पॉर्टेंट है, प्रथाएं और जो कानून है वो नैतिक विचारों पर आधारित हैं और अपराध व्यवहार के ऐसे प्रतिमान हैं जो कि समाज द्वारा अपराध माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोंगर का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।